Hello guys, so this is a series to integration and our this is lecture 1 introduction to integration. Okay, so before moving its algebraic part in this lecture, first of all we will discuss the history of integration. Okay guys, so पहले के टाइम में इंटीग्रेशन किस तरीके से डेवलप हुआ, तो सबसे पहले आज इस लेक्चर में हम यही पढ़ेंगे. ओके, सो एट द टाइम ऑफ अर्ली सिविलाइजेशन द फॉर्मूला फॉर द एरिया अंडर द स्क्वायर रेक्टेंगल्स ट्रेपेजॉइड्स वर वेल नोन एंड एन साइडेड पॉलीगन ऑल्सो. मतलब है कि जैसे कि उस टाइम में रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्रेपेजॉइड के जो एरिया थे वो मतलब निकालना काफ़ी आसान था. ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई भी यहाँ पर स्क्वायर है, तो अगर इसका एरिया निकालना है तो वहाँ पे जो साइड है ए इंटू ए, तो इस तरीके से इसका हम एरिया निकाल सकते हैं. रेक्टेंगल का भी लेंथ इंटू ब्रेथ से निकाल सकते हैं. किसी भी अब कोई भी एन साइडेड अगर आपको पॉलीगन दे दे तो उसका एरिया हम आसानी से बेस इंटू हाइट वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, किसी भी एन साइडेड पॉलीगन का एरिया. ओके, बट अगर मैं आपसे पूछूं कि एरिया अंडर द कर्व्स आपको फाइंड करना है तो ये चीज़ उतनी ही मुश्किल हो जाएगी, बिकॉज हमें कर्व्स के अंडर का एरिया निकालना है. यानी जैसे मैं आपसे बोलूँ कि सर्कल के अंडर का एरिया फाइंड करो, तो वो एक कर्व है, सर्कल एक कर्व है, इट इज़ अ कर्व. सो ये थोड़ा टफ प्रोसेस है, टफ टास्क है कि आप इस सर्कल के अंदर का एरिया निकाल पाएँ लेंथ इंटू ब्रेथ से. इससे तो आप बिल्कुल ही नहीं निकाल सकते. तो सर्कल के अंदर का एरिया फाइंड करने के लिए आर्किमिडीज ने एक मेथड दिया जिसको मेथड ऑफ एग्जॉशन के नाम से जानते हैं, और इसको इग्नियस प्रोसीजर भी बोला जाता है. ओके, तो सबसे पहले हम वही मेथड डिस्कस करेंगे. ठीक है, जो आर्किमिडीज ने दिया था कर्व्स के एरिया को फाइंड करने के लिए. कोई भी कर्व आपको दिया हो उसके अंडर का एरिया आप जो है किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं. ओके, सो इंटीग्रेशन कैसे इंट्रोड्यूस हुआ ये हम धीरे धीरे पता करेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेथड ऑफ एग्जॉशन जो आर्किमिडीज ने दिया था. ओके गाइस, सो आर्किमिडीज ने जो मेथड ऑफ एग्जॉशन दिया था वो कुछ ऐसे है कि जैसे हमें सर्कल के अंडर का एरिया फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, कोई भी सर्कल है जिसका रेडियस आर है. ठीक है, अभी आपको इस सर्कल के अंदर का जो एरिया है वो आपको फाइंड करना है. तो आप किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो आर्किमिडीज ने इस मेथड के अंदर क्या किया था, एक सर्कल के अंदर एक एन साइडेड पॉलीगन ड्रॉ कर लिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि एन साइडेड पॉलीगन का एरिया फाइंड करना आसान है, बट कर्व कर्व बाउंड्री के अंडर का एरिया फाइंड करना थोड़ा सा टफ है. तो उन्होंने उस काम को आसान करने के लिए यहाँ पर सर्कल के अंदर एन कोई भी एन साइडेड पॉलीगन ड्रॉ कर लिया था. मैंने जो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे इसकी जो साइडेड है वो 6 साइड है, यानी ये एक्चुअली हेक्सागोन है. ठीक है, तो मैंने 6 साइडेड ड्रॉ किया है. अब आप क्या कीजिए, इस 6 साइडेड पॉलीगन के अंदर का एरिया फाइंड करना है. ठीक है, मतलब आपको ये वाला एरिया फाइंड करना है. अगर आप ये वाला एरिया फाइंड कर लेंगे तो क्या आपको एरिया अंडर द सर्कल मिल जाएगा? बताइए, क्या अगर आप इस एन साइडेड पॉलीगन के अंदर का एरिया फाइंड कर लेने से क्या आपको एरिया अंडर द कर्व मिल जाएगा? एरिया अंडर द कर्व. तो कुछ लोग बोलेंगे मिल जाएगा, कुछ बोल सकते हैं कि नहीं मिलेगा, बिकॉज ये वाला जो एरिया है वो एक्सक्लूड हो रहा है. ये वाला एरिया जो है बाहर हो रहा है, ये वाला एरिया हम नहीं फाइंड कर पा रहे हैं. ठीक है ना, तो मतलब हमें अंदर का एरिया मिल रहा है बट ये बाहर का एरिया नहीं मिल रहा. तो एरिया अंडर द कर्व हम बोल सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली, वी कैन नॉट से इक्वल, तो हम बोल सकते हैं कि एरिया अंडर द कर्व इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू द एरिया अंडर द पॉलीगन. बट अगर आप बोलेंगे कि इसकी 6 साइड हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, तो ये उतना भी कहना सही नहीं होगा. लेकिन ये कहना जब सही होगा जब हम इस सर्कल के अंदर एक ऐसा पॉलीगन ड्रॉ करें जिसकी साइड ज़्यादा हो, मतलब बहुत ज़्यादा हो. क्योंकि इससे क्या इफेक्ट आएगा कि साइड जितनी ही ज़्यादा होंगी उतना ही कम एरिया एक्सक्लूड होगा. जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे 6 साइड है, मैं अब यहाँ पर ड्रॉ कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे मैं मतलब बहुत ज़्यादा साइड वाला ड्रॉ कर सकूँ पॉलीगन. तो देखिए यहाँ पे मैंने ड्रॉ करता हूँ. ये देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर कि कम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा साइड हो जाए. तो यहाँ पे मैं क्या है, पॉलीगन की जो है साइड में इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो एरिया कम से कम एक्सक्लूड हो, बाहर हो. तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से. तो आर्किमिडीज ने कुछ ऐसा ही किया था. उन्होंने एक एन साइडेड पॉलीगन, मतलब जिसकी साइड एन जो है वो टेंडिंग्स टू मतलब बोल सकते हैं इन्फिनिटी हो रही हूँ, ऐसा ड्रॉ करना तो मुश्किल है. बट उन्होंने एक ऐसा ही पॉलीगन ड्रॉ किया था जिसकी साइडेज बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से एरिया अंडर द कर्व अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो रहा था एरिया अंडर द पॉलीगन के. ठीक है ना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एरिया अंडर द पॉलीगन. ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं ए एन. ओके, ए इज़ अ फंक्शन ऑफ एन. एरिया यहाँ पे क्योंकि एन जितनी ज़्यादा होंगी उतना ही एक्यूरेट अपना एरिया आएगा. ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूँ कि एरिया अंडर द पॉलीगन एन. ओके, सो यहाँ पे अगर मैं लिमिट इम्पोज करूँ, ठीक है, एंड वेयर द नंबर ऑफ साइड इज एन विच इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अगर कुछ ऐसा हो, ठीक है, तो ये जो है जस्ट एक्जैक्टली इक्वल होगा
एग्जैक्टली इक्वल होगा किसके, एरिया अंडर द सर्कल के, ये एग्जैक्टली इक्वल होगा। अगर मैं ऐसा कर दूं ना कि अगर मैं एन को इन्फिनिटी की तरफ टेन करा दूं, तो ये कह सकते हैं कि हम एग्जैक्टली ये जो है एरिया अंडर द सर्कल के इक्वल होगा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मेथड ऑफ एग्जॉशन गिवन बाय द आर्किमिडीज। ओके, सो ये जो फॉर्मूला था वो आर्किमिडीज ने दिया था मेथड ऑफ एग्जॉशन का। ओके, सो इसकी हेल्प से सबसे पहले हम एक इलस्ट्रेशन देखते हैं कि किस तरीके से इस फॉर्मूले का यूज करके आर्किमिडीज ने एक अप्रोक्सीमेट सर्कल का एरिया फाइंड किया था। ओके, सो लेट अस डिस्कस। ओके गाइस, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे कई सारे सर्कल बने हुए हैं और उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट साइड्स के पॉलीगन ड्रॉ किए हुए हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं जो पॉलीगन बनाया वो 3 साइडेड पॉलीगन है, यानी ये ट्राइंगल है जो कि सर्कल के अंदर बना हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप इसका एरिया निकालेंगे तो इसका एरिया बिल्कुल बिल्कुल मतलब अप्रॉक्सीमेटली नहीं होगा सर्कल के एरिया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा एरिया जो है वो एक्सक्लूड हो रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा कम हो रहा है, और जिस तरीके से साइड इंक्रीज होती जा रही है उसी उसी तरीके से जो है एक्सक्लूडेड एरिया है वो भी कम होता जा रहा है। यानी कि पॉलीगन की साइड बढ़ाते बढ़ाते जैसे हम मतलब आगे जा रहे हैं उसी तरीके से एक्सक्लूडेड एरिया जो है हमारा डिक्रीज हो रहा है, और हमारा जो एरिया है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो रहा है एरिया ऑफ सर्कल के। ओके, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जिस जिस तरीके से ये कंप्यूटेशनल वर्क है थोड़ा सा, बिकॉज इतना सारा कैलकुलेशन हैंडली होना पॉसिबल नहीं है। ओके, सो यहाँ पे जिस तरीके से साइड्स बढ़ा रहे हैं उस तरीके से जो एरिया है सर्कल का वो अप्रोक्सीमेटली पाई को अप्रोच कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे उन्होंने जो आर्किमिडीज ने जो सर्कल लिया था ना, तो वो सर्कल का जो एक्चुअली रेडियस था वो था 1 यूनिट था। ओके, तो जिसकी वजह से जो एक्चुअली हम जानते हैं कि अभी हमें मालूम है कि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो उसके हिसाब से रेडियस 1 है तो उसका सर्कल का एरिया जो है अप्रोच करेगा पाई को, पाई के इक्वल होगा, यानी 3.14 के इक्वल होगा। बट जब हम इस तरीके से निकाल रहे थे साइड जैसे जैसे इंक्रीज करते जा रहे थे यूनिट रेडियस सर्कल की, मतलब ये सारे सर्कल यूनिट रेडियस वाले हैं, तो जैसे साइड इंक्रीज होती जा रही थी उसी तरीके से देखिए पाई तक जो वैल्यू है वो धीरे धीरे पाई तक अप्रोच कर रही थी, और साइड जैसे ही 10,000 हो गई, यानी कि बहुत ज़्यादा साइड्स हो गई है, तो वहाँ पे एक्जैक्टली ये जो वैल्यू है वो हमारी पाई के करीब आने लगी। ठीक है, तो इस तरीके से आर्किमिडीज ने एरिया ऑफ सर्कल फाइंड किया था बाय यूजिंग हिज मेथड ऑफ एग्जॉशन। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द रेक्टेंगल मेथड फॉर फाइंडिंग एरियाज। ठीक है, देखो आर्किमिडीज ने जैसे ही अपना एरिया ऑफ एग्जॉशन दिया था उसके बाद एक नया मेथड इंट्रोड्यूस हुआ, द रेक्टेंगल मेथड। ओके, उस मेथड से भी हम जो है एरिया निकालते हैं किसी भी कर्व के अंदर का, बिकॉज इसका जो मेथड था ना वो ओनली सर्कल के अंदर एप्लीकेबल था, बाकी सारी चीज़ों के लिए ये ज़्यादा मेथड उतना ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं था। ओके, सो उसके लिए द रेक्टेंगल मेथड है जो हम डिस्कस करेंगे अभी। तो अब ये दूसरा मेथड है मेथड ऑफ रेक्टेंगल टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व। इसको आप में कोई भी एक y ऑफ इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स दे रखा होगा, ठीक है ना, कोई भी एक फंक्शन दे रखा होगा एक्स का, और इसके अंदर आपको एरिया फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर इसको रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है ना, ये जो इसके अंदर एक कर्व के, मान लीजिए यहाँ पे एक फिर से ड्रॉ कर देता हूँ अच्छे से। ठीक है, मान लीजिए ये y है, ये x है, और मान लीजिए ये कर्व है, और बोले कि इस कर्व के अंदर का एरिया आपको जो है फाइंड करना है, मतलब कि आपको ये वाला एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो आपने क्या किया, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे इस तरीके से रेक्टेंगल ड्रॉ करने हैं। ठीक है, बट क्योंकि अगर कोई एक ऐसा क्वेश्चन दिया रहा होगा ना कि मेथड ऑफ रेक्टेंगल से फाइंड करो इसका एरिया, भी हम उस तरीके का एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना, तो इस मेथड से हम निकाल के देखेंगे कि उसके अंदर एरिया कितना आता है कर्व के अंदर, बट वो अप्रॉक्सीमेटली नहीं आएगा, बट फिर हम रीमन सम इम्पोज करेंगे। ठीक है ना, रीमन सम समेशन के थ्रू, और फिर उसमें हम सेम टू सेम इलस्ट्रेशन करके देखेंगे, तो देखेंगे कि एरिया इसमें थोड़ा कम अप्रॉक्स आता है, उसमें एग्जैक्ट एरिया आता है जो कि हम इंटीग्रेशन से ऑब्टेन करेंगे रीमन सम। एक्चुअली रीमन सम एक एक्यूरेट मेथड है, क्योंकि हम उसमें जो लिमिट है वो इन्फिनिटी को टेंड कर देते हैं, बट इसमें जो लिमिट है वो एक मतलब जैसे हमने यहाँ पे जो फंक्शन है ना इसको हमने 1 2 3 4 5 6 में डिवाइड किया है, तो हम इन 6 पार्ट को सीधे सीधे ऐड कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से इस इन रेक्टेंगल्स को ऐड कर देंगे, तो ये वाला जो एरिया है ना ऊपर वाला वो एरिया लेफ्ट हो जाएगा, ये एरिया जो है जिसमें रेड कलर से दिखाया गया ये एरिया बच जाएगा, क्योंकि हम रेक्टेंगल्स के एरिया को ऐड करेंगे, ऊपर वाले एरिया को नहीं करेंगे ऐड, तो इस वजह से वो एरिया रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो डेल्टा एक्स है यहाँ पर डिफाइन किया गया है, ये अच्छा एक्स इक्वल टू ए से एक्स इक्वल टू बी तक ये इसकी रेंज दे रखी है, तो बी माइनस ए अपॉन एन, एन है नंबर ऑफ इंटरवल 1 2 3 4 5, इसको हम डिवाइड करेंगे तो वो डेल्टा एक्स इंटरवल की लेंथ दे देगा हमें, तो हर एक इंटरवल की लेंथ है डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स, और हाइट जो होगी वो हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, मतलब कोई भी आप वैल्यू रखो यहाँ पर, आपको वाई की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी y1, ठीक है, यहाँ से मिल जाएगी आपको y2, यहाँ से मिल जाएगी आपको y3, और इस ये मतलब आपकी हाइट की तरह एक्ट करेगी, जो आप फंक्शन में वैल्यू रखेंगे, मान लो x1 रखी, मान लीजिए यहाँ पे y1 इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वन रखी तो y1 मिलेगी, आपने x2 रखी तो y2 मिलेगी, इस तरीके से आपको वैल्यू मिलेंगी, और मान लीजिए आपने फंक्शन में x3 रखी तो आपको y3 मिलेगी। अब आपको करना क्या है, आपको करना है कि y1 इंटू डेल्टा एक्स, ये हो गया पहले रेक्टेंगल का एरिया है ना, प्लस y2 इंटू डेल्टा एक्स, ये हो गया दूसरे रेक्टेंगल का एरिया,
प्लस y3 इंटू डेल्टा x, ठीक है, प्लस डैश 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 डैश, इनका सम आपको कर देना है। तो इसी तरीके से आपको मिल जाएगा एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। अब अच्छा, आप y1 को अच्छा ऐसे लिख सकते हो कि एफ ऑफ x1, ठीक है, प्लस एफ ऑफ x2 प्लस एफ ऑफ x3 एंड सो ऑन, एंड इसी तरीके से प्लस डैश 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 डैश, और डेल्टा एक्स ले लिया मैंने यहाँ पे कॉमन, ठीक है। तो अब आप ये, क्योंकि हम जो इलस्ट्रेशन एक देख लेते हैं, अच्छा ठीक है, इससे रिलेटेड एरिया फाइंड करने के लिए एग्जाम्पल के सेंस में, एग्जाम्पल, ओके। तो इस एग्जाम्पल में मान लीजिए आपको एक फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ओके, एंड यू हैव टू फाइंड एरिया अंडर दिस एक्स स्क्वायर एंड फ्रॉम 0 to 1, ओके। आपको यहाँ से एरिया फाइंड करना है इसका। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एक पहले ड्रॉ कर लेते हैं। y is equals to x square, this is y and this is x, okay here। so you can see that first of all इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, just like that, okay, and you have to find area under this, means आपको ये एरिया फाइंड करना है, okay, आपको इसके अंडर का एरिया फाइंड करना है, ये वाला एरिया फाइंड करना है 0 से 1 के बीच में। अच्छा, 0 से स्टार्ट होता है, 1 पर रुक जाता है। तो हम सबसे पहले बिना रीमन सम का यूज़ करें, हम डायरेक्ट इसी मेथड से देखते हैं कि किस तरीके से एरिया फाइंड करेंगे हम, ठीक है। तो जल्दी से पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ओके। अच्छे से थोड़ा एक्सटेंड करके बना लिया ताकि मैं यहाँ पे अच्छे से रेक्टेंगल को ड्रॉ कर पाऊँ, ओके। तो यहाँ पे देखिए, ये रेक्टेंगल 1, रेक्टेंगल 2, रेक्टेंगल 3 एंड रेक्टेंगल 4। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे लार्ज लार्ज रेक्टेंगल बनाए हैं, मतलब 0 से 1 की रेंज में सिर्फ मैंने 4 रेक्टेंगल बनाए हैं। अब देखते हैं कि 4 रेक्टेंगल बनाने से एरिया कितना एक्यूरेट आता है। मुझे पता है कि एक्यूरेट ज़्यादा नहीं आने वाला है, ओके। एक मिनट, ये जो एरिया है ना, ये अपना रह जाने वाला है, ओके। दिस एरिया इज गोइंग टू बी लेफ्ट 1 2 3 4, देयर आर 4 रेक्टेंगल्स, ओके। सो this red color area is going to be exclude। so now सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे y1 y2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि एरिया जो है वो है नीचे का डेल्टा एक्स, ये भी डेल्टा एक्स, ये भी डेल्टा एक्स, ये भी डेल्टा एक्स। अच्छा, तो सबसे पहले मैं डेल्टा एक्स फाइंड कर लेता हूँ, ओके। तो यहाँ पे देखिए डेल्टा एक्स क्या होगा, डेल्टा एक्स होगा b माइनस ए, यानी 1 माइनस 0 अपॉन 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो यहाँ पे हो जाएगा इस तरीके से 4, ओके। सो यहाँ पे मतलब डेल्टा एक्स हर एक की लेंथ हो गई 1/4 1/4 1/4 1/4, यानी इसकी जो वैल्यू हो जाएगी ना, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी ना, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4 प्लस 1/4, यानी 2/4। यहाँ से लेके यहाँ से मैं, अच्छा ये x1 है, x1 इक्वल्स टू 1/4, x2 इज इक्वल्स टू 2/4 एंड x3 इज इक्वल्स टू, इसमें 1/4 फिर ऐड कर दीजिए तो 3/4 एंड दिस इज 4/4 यानी कि 1। ये एक्जैक्टली 4/4 है, यानी एक्जैक्टली 1 है, ओके। सो इसका एरिया देखिए यहाँ पे, पहले तो होगा एफ ऑफ यहाँ पर जो एक्स, यहाँ से वैल्यू एक्स की स्टार्ट, क्योंकि ये रेक्टेंगल है ना, इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, मतलब ये वाली इसकी जो एक्स 0 लेंगे, पहले तो एक्स की वैल्यू 0 लेंगे, तो 0 पे वाई की वैल्यू कितनी आनी है, ये भी अप्रोक्सीमेटली 0 आ जाएगी। तो एफ ऑफ 0 रखेंगे, तो क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है, एफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एक्चुअली एक्स स्क्वायर है यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू मतलब एक्चुअली फंक्शन से इसको डोनेट कर देता हूँ पहले तो मैं, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ एक्स 0 रखेंगे तो इसकी भी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, ठीक है ना। तो इक्वल्स टू इसका स्क्वायर, ये एक्चुअली एक्स है, एक्स स्क्वायर, तो ये 0 ही रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एरिया नहीं आएगा, सॉरी, ओके। एफ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0 स्क्वायर, ओके। फिर फाइंड करेंगे हम एफ ऑफ 1/4, ठीक है, जो कि आ जाएगा 1/4 का स्क्वायर। इसके बाद फाइंड करेंगे हम एफ ऑफ 2/4 विच इज विल बी इक्वल्स टू 2/4 का स्क्वायर। फिर फाइंड करेंगे एफ ऑफ 3/4 विच विल बी इक्वल्स टू 3/4 का स्क्वायर, है ना। एंड देयरफॉर वी विल फाइंड द एफ ऑफ 4/4 यानी 1 विच विल इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर, ओके। तो अब यहाँ पे आप फॉर्मूले जो हमने निकाला था कि एरिया फाइंड करने का, फंक्शन की वैल्यू जितने इंटरवल में आपने डिवाइड किया है, मैंने 4 इंटरवल में इसको डिवाइड किया है, ठीक है ना, 0 से 1 से लेके, और फंक्शन की यहाँ पे वैल्यू रखनी है, और यहाँ पे उसकी डेल्टा एक्स, मतलब हमने डेल्टा एक्स की वैल्यू हमारी कितनी थी, हमारी 1/4 थी डेल्टा एक्स की वैल्यू। तो हम इसको जो एरिया फाइंड करेंगे वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, एरिया इक्वल्स टू, ओके। तो सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू रख देते हैं अंदर में, यानी कि 0 का स्क्वायर तो 0 रहेगा, फिर 1/4 का स्क्वायर, ओके, प्लस 2/4 का स्क्वायर, प्लस 3/4 का स्क्वायर एंड प्लस 1 का स्क्वायर, एंड यहाँ पे हो जाएगा 1/4,
बाहर हो जाएगा 1/4, ओके, क्योंकि ये डेल्टा एक्स है ना 1/4। अब आप जब इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे ना तो आपकी वैल्यू आ जाएगी एरिया इज इक्वल्स टू 0.468, ओके, दिस इज एरिया, दिस वैल्यू विल गेट 0.468, ओके, दिस इज योर एरिया 0.468। बट ये आपका एरिया जो है बिल्कुल अप्रॉक्सीमेट है, क्योंकि जब आप रीमन सम से निकालेंगे इसी चीज़ को, जब मैं इंटरवल को मतलब इनफाइनाइट मान लूँगा, मतलब इनफाइनाइट इंटरवल करके जब मैं इसका एरिया फाइंड करूँगा ना लिमिट लगाकर, जब इसका एक्चुअली एक्जैक्ट वैल्यू आएगी जो कि होगी 1/3, 1/3 यानी कि 0.33 के अप्रॉक्सीमेट, ये इसकी जो है एक्चुअल वैल्यू है, ओके। और ये थोड़ी इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, उसके आसपास वाली वैल्यू है, ठीक है ना। तो इसको जितने ज़्यादा हम इंटरवल में डिवाइड करेंगे उतना ही एरिया जो है हमें एक्जैक्ट मिलेगा, ठीक है ना। तो वो हम रीमन सम है वो हम डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, तो रीमन सम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें समेशन के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि एक्चुअली समेशन में क्या और इंटीग्रेशन में बेसिकली डिफरेंस क्या है। तो क्योंकि अभी मैंने इंटीग्रेशन सिंबल इंट्रोड्यूस नहीं किया है, बट समेशन के बारे में बता सकता हूँ। तो एक्चुअली जो समेशन का ये जो साइन है, ओके, ये समीशन में यहाँ पे आप देखते होंगे कि यहाँ पे कोई भी फंक्शन लिखा रहता है ना एफ ऑफ के, ओके, और यहाँ पे के टेंडिंग्स टू 1 से लेके एन। एक्चुअली ये जो होती है ना, ये स्टार्टिंग वैल्यू होती है, इसको बोलते हैं स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ के, एंड ये है एंडिंग वैल्यू ऑफ के, यहाँ पे के खत्म होता है, ओके, और ये है वो हमारा फंक्शन, ठीक है, जिसको हम ऐड कर रहे हैं। तो एफ ऑफ के इसका एक्चुअली मतलब ये है कि एफ ऑफ के 1, ठीक है, फिर 1 से लेके एन तक जाना है हमें, एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 3, ओके, एंड वी आर गोइंग अप टू एफ ऑफ एन, ठीक है ना, एफ ऑफ एन तक हम जा रहे हैं, ठीक है ना। तो रीमन सम में क्या है, देखिए सबसे पहले तो हम कोई भी एक फंक्शन ड्रॉ कर लेते हैं, ओके, अच्छे से समझना है इस चीज़ को क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली समझ लेते हैं, बट इंटीग्रेशन में और समीशन में एक्चुअल डिफरेंस क्या है वो हमें पता ही नहीं है, इसीलिए मैंने रीमन सम इंट्रोड्यूस किया, इससे हमें मालूम चलेगा कि एक्चुअली इंटीग्रेशन में और समीशन में क्या डिफरेंस है, ओके, एंड इन द कंक्लूजन आई विल टेल यू दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कोई भी एक फंक्शन यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है ना। सपोज दैट मैंने ये एक जनरल कोई भी एक फंक्शन ड्रॉ कर लिया, ओके, ये फंक्शन हो सकता है, ये एक्स है, यहाँ पे वाई है, ओके, यहाँ पे वाई इज अ फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स, हमेशा की तरह यहाँ पे मैंने लिख दिया। देखिए पिछली बार में हमने कुछ एक फिक्स्ड इंटरवल ड्रॉ किए थे, बट इस बार इंटरवल नहीं कह सकते कि फिक्स होंगे, क्योंकि इस बार इंटरवल अगर हम फिर से फिक्स कर देंगे ना तो हमारी वैल्यू फिर से करेक्ट वैल्यू एक्यूरेट वैल्यू नहीं आ पाएगी। तो मान लीजिए ये जो हमारा फंक्शन है, ये फंक्शन ए से बी के डोमेन में लाई करता है, इसके अंदर हमें एरिया फाइंड करना है, ठीक है ना। इसके अंदर का हमें ये वाला जो एरिया है, मैं इस एरिया को मार्क कर देता हूँ, ठीक है, रेड कलर से, ये एरिया हमें फाइंड करना है इसके अंदर का। तो सबसे पहले इसके अंदर कुछ रेक्टेंगल्स ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन इस बार मैं कोई डेफिनेट रेक्टेंगल्स ड्रॉ करने वाला नहीं हूँ, पिछली बार की तरह कि 5 और 7 ड्रॉ कर दूँ, ठीक है। इस बार जो रेक्टेंगल्स होंगे वो आपके इनफाइनाइट ऑफ रेक्टेंगल्स होंगे, ठीक है ना, इंटरवल आपके इनफाइनाइट होंगे। सो एक्चुअली यहाँ पे डैश डैश करके ये लास्ट इंटरवल हो गया अपना, ठीक है, क्योंकि इसके बीच में बहुत सारे इंटरवल्स हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले ये ए है, ठीक है ना। तो ये जो पहला वाला रेक्टेंगल है, इसमें मान लीजिए हमारी कोई यहाँ पे, अब क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पे भी आपका एरिया जो है इतना, ये जो एरिया है हमारा, ये आउट हो रहा है, बाहर हो रहा है, ये एरिया आउट हो रहा है, लेकिन एक्चुअली जब हम इनको बहुत छोटा कर देंगे ना तो आपको इस बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इसमें हमें इतना बाहर जा रहा है एरिया, ये कहीं नहीं जाएगा बाहर, क्योंकि हम ना इंटरवल को ही आपको इसमें नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली हम फॉर्मूला निकालते टाइम हम ये इंटरवल बहुत छोटे कर देंगे, तो उस टाइम, और यहाँ पे ना हम मैं डायग्राम में इतना छोटा बना नहीं पाऊंगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं आपको थोड़ा बड़ा बड़ा बनाया है, बट ये बहुत छोटे हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये एक्सक्लूडेड एरिया है ना वो टेंडिंग्स टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब पहले देख लेते हैं डोमेन, डोमेन में जरा वैल्यू पुट कर देते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे x1 है, x2 है, x3 है, इस तरीके से डैश 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 करके, ठीक है ना, x ऑफ n तक ये जो वैल्यू है वो जाएगी। मान लीजिए ये वाली x ऑफ n है, ये वाली वैल्यू x ऑफ n है, ठीक है। तो ये सब वैल्यूज हम पुट करेंगे। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी जो ये है ना, ये इंटरवल में डेल्टा एक्स निकाल लेते हैं, तो डेल्टा एक्स क्या होता है बताइए। यहाँ पे लिख लेते हैं कि डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू बी माइनस ए अपॉन में एन, ठीक है। तो इस बार हम एन को क्या करने जा रहे हैं, एन को हम करने जा रहे हैं इन्फिनिटी। अगर एन इन्फिनिटी हो जाएगा तो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स हो जाएगा 0, ओके। ये जो इंटरवल का साइज है वो टेंड करेगा 0 की तरफ, ठीक है ना। तो अब मैं इसका एरिया लिखने जा रहा हूँ, ठीक है ना, इसका तो मैं यहाँ पे एरिया लिख रहा हूँ, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है ना।
विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूंगा x1। अच्छा, ये जो फंक्शन है ना y ऑफ y इक्वल्स टू f ऑफ x है, तो यहाँ पे मैं x1 रखूंगा तो f ऑफ x1 आएगा, x2 रखूंगा तो f ऑफ x2 आएगा, x3 पे f ऑफ x3 आएगा। तो यहाँ पे मैं जरा वैल्यू पुट कर देता हूँ, f ऑफ x1 रखने पे इसमें, x2 रखने पे f ऑफ x2। ओके, अच्छा ये जैसे f ऑफ x1 हो गया ना x1 रखने पे, तो ये वाली हाइट हो गई, ठीक है। अब इसका आप मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप इस डेल्टा एक्स में, तभी तो आपको इस रेक्टेंगल का एरिया मिलेगा ना। तो मल्टीप्लाइड विद डेल्टा एक्स, ठीक है। सिमिलरली एफ ऑफ x2 मल्टीप्लाइड विद डेल्टा एक्स, सिमिलरली एफ ऑफ x3 मल्टीप्लाइड विद डेल्टा एक्स। यहाँ पे क्योंकि मैं कोई ये भी आप देख रहे होंगे कि पिछले वाले एरिया की तरह आपको लग रहा होगा, बट यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, मतलब यहाँ पे लिमिट इन सेंस कि यहाँ पे कोई एक इस चीज़ की लिमिट नहीं है कि हम यहीं पर रोक देंगे इसको, ये मतलब आगे एक्सटेंड होकर चलता ही जाएगा, प्लस डैश डैश डैश। ओके, सो प्लस डैश 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 कहाँ तक जाएगा, ये एफ ऑफ एक्स ऑफ के तक, एन तक जाएगा, ठीक है, और डेल्टा एक्स, ठीक है, ये गया। तो यहाँ पे देखिए इसका जो एरिया है इसको हम लिखेंगे एरिया इक्वल्स टू क्या बताइए। अब इन सबको समेशन का मैंने आपको मतलब बताया था कि समेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को सम में लिखना। तो अब ये इतना फैला हुआ है, इतना डिस्क्रीट है, तो अगर मैं इसको सिर्फ एक फंक्शन के समेशन के फॉर्म में लिखना चाहूँ शॉर्ट में, तो ये एक्चुअली इस तरीके से लिख जाएगा, एफ ऑफ एक्स ऑफ के, यहाँ पे मैं के लिख देता हूँ, और डेल्टा एक्स। अब जो के की वैल्यू है ना, आप देख सकते हैं 1 से लेके एन तक जा रही है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं के इक्वल्स टू 1 से लेके एन तक। लेकिन अभी भी ये आपका एग्जैक्ट एरिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप जो एन है ना, आप एन मान लो 4 ले लेंगे तो आपका एरिया उतना अप्रॉक्सीमेट नहीं आ पाएगा जितना इस कर्व का आना चाहिए। मान लीजिए इस कर्व का एक्चुअल जो करेक्ट एरिया है ना, ए है, वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये उसका एक्चुअल एरिया है, एक्चुअल एरिया ऑफ अंडर द कर्व, ठीक, ये ए है। तो ये जो वैल्यू है ना जो आपने निकाली है, इसकी वजह से ये ए के एक्चुअल नहीं आ पाएगा, ये अप्रॉक्सीमेट होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिमिट इम्पोज करूँ कि लिमिट ऑफ एन टेंडिंग्स टू व्हाट, कब एरिया, ये कंडीशन मैंने कब डिस्कस करी थी, जब एरिया एकदम हमारा करेक्ट निकलेगा, वो वाली कंडीशन है ये, एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे मैं एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी कर देता हूँ, समेशन ऑफ के फ्रॉम 1 टू एन एंड एफ ऑफ एक्स ऑफ के एंड डेल्टा एक्स। तो ये सब करने से आपका एग्जैक्ट एरिया ए के इक्वल आ जाएगा, एंड दिस इज व्हाट वी आर स्टडिंग रीमन्स सम। ओके, सो दिस इज द रीमन सम फॉर डेफिनेट इंटीग्रल। इसमें हमें एक पर्टिकुलर ए और बी की वैल्यू दे रखी होगी, इसलिए इसको डेफिनेट इंटीग्रल के लिए बोला जाता है, क्योंकि इसमें इंटीग्रल की एक फिक्स्ड रेंज दे रखी होगी। विदाउट रेंज हम निकाल ही नहीं पाएंगे एरिया, क्योंकि आपको मान लीजिए मैंने कोई भी एक फंक्शन दे दिया, ठीक है ना, मान लीजिए यहाँ पे कोई भी एक फंक्शन दे रखा है इस तरीके से, और पूछा है कि इसके अंदर का एरिया बताओ, तो अब ये फंक्शन कहाँ तक एक्सटेंड हुआ है ये तो बता ही नहीं है। मान लीजिए कोई आपसे यहाँ से यहाँ तक का भी एरिया पूछ सकता है इसके अंदर, तो आप ये वाला निकालेंगे। अगर कोई इसके अंदर ए और बी की वैल्यू ही नहीं दे रखी है, तो आप एरिया निकालेंगे कहाँ से कहाँ तक, है ना, यहाँ से यहाँ तक भी हो सकता है, कहीं तक भी हो सकता है। इसीलिए ये रीमन सम सिर्फ और सिर्फ डेफिनेट इंटीग्रल के लिए होता है, ओनली फॉर डेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल में आपको पता ही नहीं होगा आपको एरिया कहाँ से कहाँ तक निकालना है, देन दिस इज व्हाई दिस इज फॉर डेफिनेट इंटीग्रल। ओके, तो सो नाउ गाइस इसके ऊपर अब एक एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं रीमन सम के ऊपर, ठीक है ना। तो एग्जांपल है कि फाइंड द एरिया between the graph of f of x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड इंटरवल दे रखा है आपको 0 to 1। ओके, और इस इंटरवल में ये कंटिन्यूस होना चाहिए, ओके ना, क्योंकि कंटिन्यूस नहीं होगा ना, अगर ये कहीं ब्रेक आ गया ना इस पॉइंट में, तो जो है वो हम वो चीज़ ऐड कर देंगे जो कि चीज़ हमें ऐड नहीं करनी चाहिए, वो इंटरवल ऐड कर देंगे हम जो इंटरवल हमें ऐड नहीं करना चाहिए अगर ये इस 0 से 1 के बीच में डिसकंटिन्यूस हुआ। जैसे कि हम पीछे देख लेते थोड़ा, देखिए हमने ये जो फिगर बनाया था, अगर यहाँ पे मान लीजिए कहीं डिसकंटिन्यूटी है, डिसकंटिन्यूटी का मतलब है कि यहाँ पे कहीं ब्रेक है, यहाँ पे मान लो ग्राफ है ही नहीं, यहाँ पे ये इतना इतना ब्रेक है मान लीजिए, तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है ना। सपोज कि इतना पार्ट है नहीं, यहाँ से ऐसे आया है ये, और फिर यहाँ पे ब्रेक आ गया है, और फिर यहाँ से फिर से स्टार्ट हो गया। तो आप जो है x1 लेंगे, x2 लेंगे, x3 लेंगे, x4 लेंगे, लेकिन ये चीज़, हाँ यहीं पे x4 आ रहा है एक्चुअली, तो x4 आप ले लेंगे, लेकिन आपको x4 तो लेना ही नहीं है, क्योंकि इस पर कोई फंक्शन की वैल्यू ही नहीं है, यहाँ पे फंक्शन ब्रेक हो गया है, ठीक है। तो वो चीज़ आप, लेकिन ये जो फॉर्मूला आपने रीमन सम का निकाला है, इस फॉर्मूले में आप उस चीज़ को ऐड कर देंगे, है ना,
आप उस चीज़ को ऐड कर देंगे ना, क्योंकि कंटिन्यूस एक्स इक्वल्स टू वन के इक्वल्स टू 1 से लेके n तक जा रहा है और यहाँ पे 4 पे तो लेकिन ग्राफ है ही नहीं, डिसकंटिन्यूस है, तो इसलिए इसका जो सम है एरिया है उसमें वो पार्ट ऐड हो जाएगा जो ऐड नहीं होना है। तो सबसे पहली कंडीशन ये है एरिया जो हम निकालेंगे इसके अंदर कि वो जो अपना फंक्शन है वो कंटिन्यूस होना चाहिए, तभी उसके अंदर से हम जो है इंटीग्रल लगा के एरिया निकाल पाएंगे। एक्चुअली जब ये समीशन आ गया था ना, इस समीशन के बाद ही एक इंटीग्रेशन प्रपोज हुआ था, क्योंकि ये एक्चुअल बिल्कुल बिल्कुल इक्वल था। इसको मैं आगे एक्सटेंड करके यहाँ पे लिख देता हूँ। ये इक्वल था इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी। ओके, क्योंकि इसकी ए टू बी जो है वो डोमेन है, तो ये एक्चुअली इसके इक्वल था, ठीक है ना। तो ये समेशन में और इंटीग्रेशन का यही रिलेशन है कि समेशन एक्चुअली डिस्क्रीट सम होता है और इंटीग्रेशन एक कंटिन्यूस सम होता है। इंटीग्रेशन अगर आपका कहीं पे ये ब्रेक है ना, इसके अंदर कहीं पे भी अगर ब्रेक है तो ये समेशन वाला पार्ट ना उस ब्रेक को हटा सकता है, ठीक है ना। लेकिन आपने क्या कर दिया है, यहाँ पर जो ये पूरा लिख रखा है ना, इसके अंदर नहीं हटा होगा, इसके अंदर जुड़ जाएगा, इसीलिए ये वाला समेशन का रिलेशन एग्जैक्ट इक्वल है इंटीग्रेशन के। ओके ना। वैसे अगर देखा जाए ना तो समेशन में आप कोई पार्ट हटा भी सकते हैं, जैसे समेशन का हमने ये फॉर्मूला ऊपर देखा था, तो यहाँ पे अगर आप कोई भी k इक्वल्स टू 2 है तो आप ये वाला हटा सकते हैं, इसको ऐड मत करो, रहने दो, तो ये हट जाएगा। लेकिन इस टाइम जो कंडीशन है ना, हमने समेशन की लिख रखी है k इक्वल्स टू 1 से लेके n तक जाना ही जाना है यहाँ पर, ठीक है ना, तो ये एक्चुअली कंटिन्यूस हो गया है, इसीलिए इसको एक इंटीग्रल ऑपरेटर से डिफाइन किया गया है इस तरीके से, तो इसको इंटीग्रेशन बोल देते हैं हम, ठीक है ना। सो यही एक्चुअली रिलेशन है समेशन में इंटीग्रेशन में, कि इंटीग्रेशन एक कंटिन्यूस सम है और समेशन एक डिस्क्रीट सम है, ठीक है ना। बट यहाँ पे जो समेशन है वो एक्चुअली इस तरीके से है कुछ कि ये भी डिस्क्रीट नहीं है, यहाँ पे ये भी कुछ कंटिन्यूस हो गया है, इसीलिए इसको हम इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कंटिन्यूस वाले साइन से, ठीक है ना। ओके, सो लेट अस मूव टू इट्स इलस्ट्रेशन। सो ये हमारा इलस्ट्रेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है रीमन सम का यूज़ करके और एक्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। अच्छा, इसी को ना हमने पीछे एक बार और इसका सॉल्यूशन निकाला है, 0.4 करके कुछ आया था ना इसका सॉल्यूशन, तो वो उसमें हमने इंटरवल 4 इंटरवल लिए थे, लेकिन इस बार हम इनफाइनाइट इंटरवल लेने वाले हैं और ये चीज़ देखने वाले हैं कि इस बार पिछली बार से आंसर कितना एक्यूरेट आता है, ठीक है ना। एफ ऑफ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है एंड दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई हियर, और आप देख सकते हैं इस बार क्योंकि हमें जो सम लेना है ये 0 है, ये 1 है, सम करना है वो हमें इनफाइनाइट इंटरवल का सम करना है। यहाँ पे इंटरवल एक नहीं है, इनफाइनाइट इंटरवल है, तो हमें ये ड्रॉ करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हम इनफाइनाइट ड्रॉ भी नहीं कर पाएंगे वैसे भी, ठीक है ना। सो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि डेल्टा एक्स क्या है हमारा, तो डेल्टा एक्स है बी माइनस ए यानी 1 माइनस 0 अपॉन एन, एन है नंबर ऑफ इंटरवल, एन है, तो वो तो हमें पता ही नहीं है कि नंबर ऑफ इंटरवल, क्योंकि हम इनफाइनाइट लेने जा रहे हैं, तो एन की जगह हम लिमिट में इनफाइनाइट रखने वाले हैं, तो एन कोई पर्टिकुलर है ही नहीं। वहाँ पे हमने एन को 4 कर दिया था पिछले वाले में, आपको पता होगा, तो वहाँ पे क्या हो गया था ना कि आंसर इसीलिए एक्यूरेट नहीं आया था। यहाँ पे हमें एन को कोई पर्टिकुलर रख ही नहीं रहे, यहाँ पे एन जो है वो इन्फिनिटी को टेंड करेगा, इसीलिए इस बार हमारा जो आंसर है वो ज़्यादा एक्यूरेट आने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हो गया डेल्टा एक्स। इसके बाद जो एक्चुअली हमारा फॉर्मूला होता है ना एरिया निकालने का, हमने पीछे देखा है, वो क्या होता है, समेशन, ठीक है, के इक्वल्स टू 1 एंड सॉरी यहाँ पे लिमिट तो लगाना ही था, लिमिट एंड एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी एंड के इज इक्वल्स टू 1 से लेके एन तक, ओके, एंड हेयर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स के एंड डेल्टा एक्स। दिस वॉज अवर फॉर्मूला फॉर द एरिया, ओके, दिस वॉज अवर फॉर्मूला फॉर द एरिया। I think you can see it more clearly now. So यहाँ पे ये आपका एरिया हो गया, तो एरिया इक्वल्स टू लिमिट एंड टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, ओके, एंड नाउ टेक द समेशन के इक्वल्स टू 1 से n तक। अब आपको एफ ऑफ एक्स ऑफ के निकालना है, यानी देखिए यू हैव टू फाइंड एफ ऑफ एक्स ऑफ के, ठीक है ना, मतलब वो क्या है, तो आप जानते हैं कि एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे कर देता हूँ, एफ ऑफ एक्स जो है वो आपका है एक्स स्क्वायर, ओके। तो अब आप निकालना चाहते हैं एक्स जीरो, ठीक है, जो कि एक इक्वल होगा, मतलब इनिशियल यहाँ पर ये एक्स जीरो है, ठीक है, फिर उसके बाद एक्स वन है, इसके बाद एक्स टू है, इसके बाद एक्स थ्री है, और डेस यहाँ पे जो है हमारा एक्स के है जो हमें निकालना है, ठीक है, एक्स जीरो ए है हमारा, ठीक है ना। फिर इसके बाद एक्स वन जो है हमारा वो हो जाएगा कितना, ए प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है, क्योंकि डेल्टा एक्स यहाँ पे एक्स जीरो हमारा जीरो है, एक्स वन ये डेल्टा एक्स इंटरवल है, ठीक है ना, हर एक इंटरवल डेल्टा एक्स है। अगर मैं एक्स टू निकालूंगा तो हो जाएगा क्या, ए प्लस 2 डेल्टा एक्स 2 टाइम्स, ठीक है, फिर एक्स थ्री निकालूंगा तो 3 डेल्टा एक्स। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर एक्स एन निकालूंगा
तो वो हो जाएगा a प्लस एन डेल्टा एक्स। क्या हो जाएगा? एन डेल्टा एक्स। ठीक है, ये हो गया क्लियर। सो सबसे पहले क्योंकि अब के निकालना है मेरे को, एक्स के निकालना है, तो वो हो जाएगा a प्लस के डेल्टा एक्स। अब क्योंकि a की वैल्यू जीरो है, क्योंकि ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ये a है ये b है, तो यहाँ पे जीरो रखेंगे प्लस के रखेंगे, और डेल्टा एक्स की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी? यहाँ पे देखो 1/n निकाली थी, तो यहाँ पे रखूंगा 1/n। तो एक्स के की वैल्यू कितनी हो गई? 1/n हो गई। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्स के इक्वल्स टू 1/n। ठीक है, अब इस वैल्यू को आप किस में फंक्शन में पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा एफ ऑफ एक्स के, सॉरी के बाय एन है ये, 1/n नहीं, एफ ऑफ एक्स के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये के बाय एन का, क्योंकि एक्स के बाय एन है ना, तो के बाय एन का होल स्क्वायर। क्योंकि देखो इस फंक्शन में रखा है ना हमने एक्स की वैल्यू रखी है हमने, क्या है? एक्स के, यहाँ भी एक्स के, तो एक्स के बाय एन के इक्वल है, तो के बाय एन का स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, तो अब यही एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है जनरल वैल्यू है, इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। एफ ऑफ एक्स के इसको पुट करेंगे हम यहाँ पर के बाय एन का होल स्क्वायर, ओके, इंटू मल्टीप्लाइड विद डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है? डेल्टा एक्स की वैल्यू है 1/n। ओके, तो अब यहाँ पे जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमने सारी वैल्यू पुट कर दी है। लिमिट, एक्चुअली लिमिट का तो बाद में यूज़ होगा, पहले समेशन सॉल्व करेंगे। तो समेशन के इक्वल्स टू, के वेरी कर रहा है, याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, तो के स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर, और ये एन क्यूब हो जाएगा। तो आप समझ लीजिए, क्योंकि के वेरी कर रहा है तो एन कांस्टेंट है एक तरीके से देखा जाए, तो एन तो बाहर आ जाएगा समेशन के, क्योंकि एन तो वेरी कर ही नहीं रहा, तो 1/n क्यूब। तो समेशन ऑफ के इक्वल्स टू 1 से लेके एन तक, और के स्क्वायर। अच्छा, ये आपको याद होने चाहिए, ये आप 9th-10th क्लास में एक्चुअली ये 3 सम होते हैं, जो मैं यहाँ पे साइड में लिखे दे रहा हूँ। ठीक है ना, यू कैन सी है कि अगर आपको कहीं दे रखा है ना कि समेशन ऑफ एन, ओके, ओनली एन, तो आप रखेंगे एन इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, एन इज इक्वल्स टू फ्रॉम 0 to 1, ओके, 0 to n जो भी है। ठीक है, 0 to k कहीं तक का भी सब निकाल सकते हैं आप। अगर समेशन ऑफ एन स्क्वायर अगर दिया है, तो एन इक्वल्स टू 0 to k, वही हो जाएगा आपका। एक्चुअली अगर मैं यहाँ पे k ले रहा हूँ, तो मुझे यहाँ भी k लिखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि k तक ले रहा हूँ ना, तो k, जैसे k लिख दो एन लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट क्योंकि मैंने यहाँ पे k लिख दिया, इसलिए यहाँ पे लिखना इंपॉर्टेंट है। तो एन स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा इसका सम k प्लस 1 2k प्लस 1 अपॉन में 6। ओके, एंड अगर समेशन हमारा क्यूब एन क्यूब के लिए है, फ्रॉम 0 to k, तो ये हो जाएगा एन इंटू, सॉरी के है ना, तो k इंटू के प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ओके, ये उसके लिए हो जाएगा। तो हमें यूज़ करना है ये वाला समेशन ऑफ एन स्क्वायर। एक्चुअली इनका प्रूफ भी है। ठीक है ना, आप प्रूफ अगर सीखना चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा, मैं प्रूफ के लिए भी वीडियो बना दूंगा इनके। ठीक है, तो ओके गाइस, सो हियर पुट द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ के स्क्वायर एज आई टोल्ड यू। ओके, सो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू रख देता हूँ 1/n क्यूब, एंड हियर यहाँ पे के स्क्वायर एन तक हो रहा है ना, तो ये हो जाएगा एन प्लस 1 एंड 2n प्लस 1 अपॉन में 6। वहाँ पर क्या था? वहाँ पर एन स्क्वायर के तक हो रहा था, इसलिए हमें के में लेना पड़ा था। यहाँ के स्क्वायर एन तक हो रहा है सम, तो यहाँ पे हमें एन के टर्म्स में लेना पड़ेगा। ओके, सो नाउ सॉल्व ऑन दिस इक्वेशन एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, एंड ओके, सो अब क्या करते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट को अलग रख लेते हैं, और एन क्यूब को अंदर रख देते हैं। तो एन अपॉन एन, एन प्लस 1 अपॉन एन, और 2n प्लस 1 अपॉन एन। ओके, सो कैन सी हियर एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी। जब भी लिमिट में कोई भी एन या फिर के इन्फिनिटी को टेंड करता है ना, तो हम यहाँ पर देखिए 1, तो यहाँ पे हमेशा जो ये जो एन है ना, वो अपॉन में ही आएगा, क्योंकि अगर अपॉन में नहीं आया ना, तो वो पूरा फ्रैक्शन जो है जीरो नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसीलिए उसको अपॉन में आना बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एन को 1 प्लस 1/n, देखिए यहाँ पे अपॉन में आ गया ना, और यहाँ पे 2 प्लस 1/n। ओके, सो यहाँ पे एन इन्फिनिटी आप रख देंगे, तो 1/6 यहाँ पे इन्फिनिटी रख दिया, यहाँ पे ये 2 हो गया। ओके, एंड दिस इज 1, तो 2 1 जा 2, एंड you will get it, okay, you will get it 1/3. This is your answer, this is your exact answer actually. Okay, which is equals to 0.333. okay, this is your answer. So this is all about this lecture. In the next lecture we will discuss different kind of function we will integrate in the next lecture. So thank you.